वेलकम बैक। अगले वीडियो पे हम लोग कीवर्ड को लेके बात कर रहे थे। इस वीडियो पे उसी लिस्ट के रेस्ट ऑफ कीवर्ड्स को लेके हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे क्लास, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्लास इन पाइथन। द क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल एंड मेथड्स। कंसीडर द फॉलोइंग क्लासेस। चलिए कोड एडिटर पे क्लास से लेके कुछ जानकारी हासिल करते हैं और क्लास को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए लिखते हैं क्लास, जो कीवर्ड हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द क्लास मैथ। हम लोग फंक्शन के बारे में बात की, यानी कि डेफ कीवर्ड के बारे में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं डेफ और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, यानी कि मेथड। अगर आप स्लाइड पे जाएंगे वहाँ पे आप देख पाएंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखा है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल एंड मेथड्स। मेथड में यानी कि यहाँ पे फंक्शन को बोला जा रहा है कि मेथड। तो चलिए यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं या फिर फंक्शन बनाते हैं। ऐड बोल के एक फंक्शन बना लिए हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हमें अभी देखिए, अभी क्लास लेके हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। अभी क्लास क्या होता है या फिर क्लास कैसे हमें डिफ़ाइन करना है, क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको लेके हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्लास कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे क्लास के अंदर हम मेथड बनाते हैं। जब भी हम लोग क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए सेल्फ आ चुका है, तो ये क्यों आता है या फिर कैसे इसको हम लोग डिस्क्राइब करें, ताकि हम लोग समझ पाए कि क्यों हम लोग सेल्फ को यहाँ पे लिख रहे हैं, जो एज ऐड के अंदर एज अ वेरिएबल के जैसा डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक मेथड बनाए हैं हम लोग ऐड बोल के। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल ले लिया। अभी रिजल्ट इज इक्वल टू 2+2। अभी इसे हमें रिटर्न करना है। सो अभी रिटर्न करना है रिजल्ट को, यानी कि जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा 2+2 = 4, उसी 4 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ से रिटर्न करना है, ताकि हम लोग क्लास के बाहर, यानी क्लास और जो मेथड हम लोग लिखे उससे भी बाहर जाके हम लोग उसे किसी एक वेरिएबल पे स्टोर कर पाए और वहाँ से हम लोग प्रिंट कर पाए। तो देखिए, एक होता है क्लास कीवर्ड। क्लास को डिफाइन करने के बाद हम लोग क्लास को लेके काम कर सकते हैं। क्लास यानी कि एक बड़ा सा, मान लीजिए एक ग्रुप, अ ह्यूमन इज अ क्लास। और फंक्शन क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हैंड्स, लेग्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी अ फंक्शन और मेथड इन दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी और क्लास। तो इसी प्रकार से हम लोग क्लास को काम पे लेते हैं। तो चलिए अभी क्लास को कॉल करते हैं। कैसे क्लास को कॉल करना है, मैथ भी इसी प्रकार से हम लोग क्लास को कॉल कर लिए। पर जब भी हम लोग क्लास को कॉल करते हैं, उसे एक वेरिएबल पर हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं, चलिए एम इक्वल टू मैथ। अभी क्या है कि एम जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। कैसे पता होगा, देखिए जब भी हम लोग क्लास को कॉपी करते हैं, यानी कि क्लास को कॉल करते हैं, तो क्या होता है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट, क्लास का जो ब्लूप्रिंट या फिर क्लास का जो एक कॉपी है, उससे हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उसी को हम लोग एम पे यहाँ पे स्टोर कर लिए। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज एम हेयर, अगर हम लोग यहाँ पे एम को प्रिंट करेंगे, देखिए आप देख पाएंगे ये यहाँ पे क्लास है। तो अगर हमें क्लास में जो रिज़ल्ट दिया गया है, यहाँ पे रिज़ल्ट इज इक्वल टू जो रिटर्न हुआ है, अगर उसे हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो कैसे हम लोग प्रिंट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग चाहें तो प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो प्रिंट के बाहर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो रिटर्न किया गया है वो एक फंक्शन के अंदर ही किया गया है, जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे ऐड। तो अभी हमें एम यानी कि क्लास, जो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसी ऑब्जेक्ट को लेके हमें काम करना है यहाँ पे। यानी कि जो क्लास का एक कॉपी बनाया गया है, मान लीजिए एम के अंदर है, सो एम डॉट क्या है, यहाँ पे ऐड ऑलरेडी फंक्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐड पे हमें क्लिक करना है। अभी देखिए वहाँ पे सेल्फ था, यानी कि एक पैरामीटर दिया गया है, पर यहाँ पे हमें आर्गुमेंट नहीं पास करना है, क्योंकि वो एज अ बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जैसे ही इसे ट्रीट करता है। तो अभी अगर हमें यहाँ पे पैरामीटर लगवाना है, तो हमें यहाँ पे कॉमा देके और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे। अदरवाइज़ ये एक बाय डिफ़ॉल्ट है, प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4
आ चुका है। अगर हमें इसी 4 को एक वेरिएबल पे स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। मान लीजिए a इज इक्वल टू एम डॉट एड, और इसी a को यहाँ पे बस प्रिंट कर देना है ताकि यहाँ पे सेम 4 आ जाए। अभी देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे टाइप लिख के एक के जो टाइप है, अभी आप टाइप लिख के इस a वेरिएबल का टाइप को आप चेक कर पाएंगे जो एक्चुअली पे इंटीजर ही है। तो चलिए, ये होता है क्लास कीवर्ड। अभी देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड क्या है। 10 कंटिन्यू। इट इज़ यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इटरेशन। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए उसे हम कोड एडिटर पे काम करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू लेके बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है a इक्वल टू 0 वाइल a लेस देन 4, यानी कि अगर a बड़ा होगा 4 से तब तक इसे रन करना है। वाइल का मतलब होता है कि तब तक यहाँ पे हमें काम करना है जब तक यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है, तब तक इसे रन करना है। कब तक रन करना है? अभी a इज इक्वल टू क्या है? 0 है। इसे घूमना चाहिए 4 टाइम्स तक, जब तक कि ना ये 4 से बड़ा हो जाता है। a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि जब भी एक बार घूमेगा यहाँ पे a के वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे 1 हो जाएगा, a 1 फिर से यहाँ पे आएगा और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू विल बी 2। इसी प्रकार से काउंट भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ़ a इक्वल टू 2 हो जाए तो कंटिन्यू करना है, यानी कि यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू करना है। तो जब भी कंटिन्यू होगा तब नीचे वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आप देख पाएंगे, नीचे का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, वो सडनली ऊपर आ जाएगा। सडनली नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू दिया गया है, इसीलिए कंपाइलर को पता है या यहाँ पे इंटरप्रेटर को पता होगा कि अगर यहाँ पे कंटिन्यू है तो नीचे मुझे नहीं देखना है, वाइल जो है उसी को फिर से हमें एक बार रन करवाना है। देखिए 1 3 4 2 नहीं प्रिंट हुआ है, मतलब जब भी यहाँ पे 2 के बारी आया, 2 यहाँ पे आए, 2 प्रिंट नहीं हुआ। जब भी यहाँ पे चेक किया गया कि 2 हो चुका है a के वैल्यू, तब यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि ये डायरेक्ट वापस यहाँ पे आ चुका है। और इसे इंक्रीमेंट किया पहले a को 3 से, देन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी प्रकार से फिर से काम किया, देन 3 को प्रिंट किया, उसके बाद 4 को भी प्रिंट किया, पर 2 को प्रिंट नहीं किया। इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू को यूज़ करते हैं। नंबर 11 ब्रेक। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल द ट्रांसफर टू द एंड ऑफ द लूप। ब्रेक को कैसे हम काम पे लेके आते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसी कोड पे अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू की जगह यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक लगाएंगे, BREAK, 1 यहाँ पे आके a के वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया गया है, देन यहाँ पे इफ़ पे आके a को चेक किया गया है कि a क्या 2 है। अभी तक तो 2 नहीं है क्योंकि अभी पहले इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हुआ है, मान लीजिए तो 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे 1 आया। देन ब्रेक नहीं काम पे आया क्योंकि इफ्स जो कंडीशन जो स्टेटमेंट है फॉल्स आया है, इसीलिए ब्रेक नहीं काम पे आया। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू 1 है अभी, तो प्रिंट हो चुका है 1 यहाँ पे। पर जब भी 2 के टाइम आया, जब भी 2 के टाइम आया, तब क्या हुआ, a पहले यहाँ पे 1 था, देन वाइल लूप पे आया है, यहाँ पे 2 हो चुका है। और यहाँ पे स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन ने चेक किया कि हाँ यहाँ पे a के अंदर 2 है, तब मुझे इफ़ कंडीशन के अंदर जाना है, वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, वो नेक्स्ट लाइन पे वो देख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि मुझे यहाँ पे प्रोग्राम को यानी वाइल लूप को क्लोज करना है। अगर हमें लूप को क्लोज या फिर ब्रेक करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। आगे जाके हम लोग और भी देखेंगे कैसे वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, जितना भी चाहे आप बड़ा प्रोग्राम बना लीजिए या फिर छोटा सा कोई कोडिंग भी आप बना लीजिए, वहाँ पे वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू का इस्तेमाल करना ही पड़ता है हमें लॉजिक को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंडीशनल स्टेटमेंट। द एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय इफ स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। चलिए एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा और वहाँ पे हम लोग इसे रन करके देखते हैं। देखिए ऑड कैसे पता चला, ऑड या फिर इवन नंबर है ये। देखिए n इक्वल टू 11, इफ n यानी कि वेरिएबल जो डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे, उसके बाद परसेंट सिंबल, परसेंट साइन से यहाँ पे क्या होता है कि जो
हम लोग जो डिवीज़न यानी कि भाग करते हैं, उसी डिवीज़न यानी कि उसी भाग शेष को लेने के लिए, यानी कि रिमाइंडर जो होता है, जब भी हम लोग डिवीज़न करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, उसका एक रिमाइंडर जनरेट होता है। उसी रिमाइंडर का अगर हमें लेना है तो हम लोग यहाँ पे डिवीज़न साइन नहीं लगवाते हैं, यहाँ पे हम लोग परसेंट साइन लगाते हैं। तो n/2 यानी कि 11 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, तो अगर भागशेष यानी कि जो रिमाइंडर है वो अगर 0 हो जाए तब हमें प्रिंट करना है इवन नंबर। क्यों? क्योंकि जो नंबर हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं और भागशेष यानी कि रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो उसे हम लोग इवन बोलते हैं। ये एक लॉजिक है और उसी लॉजिक को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है इसी प्रोग्राम के अंदर, तब हमें इसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है और इफ़ कंडीशन को यहाँ पे काम पे लाना है। सो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द इवन और ऑड नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट और गिवन नंबर टू द वेरिएबल एंड फाइंड आउट दैट द नंबर इज़ इवन और ऑड नंबर। पहले हमें लॉजिक को क्रिएट करना है, उसी के बाद हमें स्टेटमेंट को उसी वाइज हमें सिलेक्ट करना है। अगर हम बोलते कि यहाँ पे हमें वाइल लूप लगवाना है तो क्या सच में इससे वाइल लूप लगवाने से कुछ काम पे यहाँ पे आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वाइल का काम होता है एक लूप के जैसे घूमना। फॉर लूप वो एक घूमेगा, उसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, पता है। पर अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू के लेके काम करना है, यहाँ पे कंडीशन बोला गया है कि चेक कीजिए अगर, यानी कि इफ़ n को अगर हम लोग भाग करेंगे 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब इवन, अदरवाइज इट्स अ ऑड नंबर। बस इस सिंपल सा लॉजिक है। उसी सिंपल लॉजिक के आधार पे हम लोग इस प्रोग्राम को बनाएं और यहाँ पे अगर हम लोग देंगे 12 और इसे रन करेंगे, देखिए ये इवन हो चुका है। सो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ वी कैन यूज द इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। नंबर 13, else. The else statement is used with the if statement. When if statement returns false, then else block is executed. वहाँ पे बताया गया है कि अगर if कंडीशन जो यहाँ पे है अगर वो false हो जाएगा, देखिए यहाँ पे if कंडीशन को हम लोग false कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 12 है, अगर 12 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाएगा, मतलब कि एक कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा। इसीलिए इसी कंडीशन का अंदर इंटरप्रेटर आएगा और आके यहाँ पे देखेगा कि नेक्स्ट लाइन क्या किया गया है, यहाँ पे प्रिंट किया गया है, सिर्फ मुझे प्रिंट करना है, वो प्रिंट कर देगा। पर अगर यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग गलत यहाँ पे ठहरा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कर लिए चलिए 5, तो क्या होगा कि 5 अगर डिवाइड होगा 2 से तो रिमाइंडर यानी कि भागशेष 0 कभी भी नहीं होगा, यानी कि एक फॉल्स कंडीशन है। तब क्या होगा कि अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे एल्स पार्ट पे आ जाएगा और एल्स पार्ट पे कुछ चेक नहीं होता है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, या फिर और कुछ कंडीशंस वगैरह लेके अगर हमें काम करना है तो एल्स पार्ट पे नहीं होता है। उसके लिए हमें एलिफ को ऐड करना पड़ता है, वो बाद में जाके हम लोग देखेंगे। चलिए अभी एल्स पार्ट पे क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो वो और कुछ नहीं देखेगा, बस देखेगा कि ये अगर स्टेटमेंट गलत है तो हमें बस ऑड को ही प्रिंट करना है। तो चलिए ये स्टेटमेंट अब देख सकते हैं यहाँ पे गलत हो चुका है। तो चलिए अभी रन करके देखेंगे हमें, हाँ यहाँ पे ऑड आ चुका है। इफ़ को हम डिफाइन कर सकते हैं बिना एल्स के भी। अगर हम चाहें कि एल्स को यहाँ से हटाने तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, जो सिलेक्ट किया गया है जैसे उसी को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो इफ़ फंक्शन कंटिन्यूसली काम पे आएगा। पर अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा इफ़ के लिए, इफ़ के अंदर अगर नहीं आएगा कंपाइलर, तब क्या होगा, कुछ आंसर नहीं मिलेगा। पर अगर हमें आंसर भी चाहिए तो इफ़ के बाद हमें एल्स लगाना पड़ेगा। तो इफ़ कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि अगर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स पार्ट पे आएगा और जो लिखा है, जो प्रिंट किया गया है, बस उसी को प्रिंट कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट कौन सा कीवर्ड है देखते हैं। नाउ नंबर 14, इट्स टाइम फॉर elif. As we talked about that this keyword is used to check the multiple conditions. It is short for else if. अगर हम लोग C लैंग्वेज पे और दूसरा किसी लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे else if हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, कीवर्ड को हम लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं else if बोल के। पर पाइथन पे हम लोग शॉर्ट पे लिखते हैं elif, ELIF। चलिए elif के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं। देखिए यहाँ पे है पहले मार्क्स, एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर एक इनपुट लिया गया है फ्रॉम द यूज़र। क्या होगा, जब भी कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पे रन होगा, पहले कंपाइलर चेक करेगा कि क्या लिखा गया है। अच्छा, मार्क बोल के एक
वेरिएबल बनाए गए हैं उसमें क्या असाइन किया गया है। देखिए पहले इंटीजर डिक्लेयर किया गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कास्टिंग किए। किसके कास्टिंग किए? इनपुट के। यानी कि इनपुट जो मेथड है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, जब भी यूज़र वैल्यू देगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा मार्क्स के अंदर एज अ इंटीजर। उसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाया गया है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि अगर मार्क्स, देखिए ग्रेटर देन 90 अगर हम लोग यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे मीन किया जाता कि मार्क्स अगर 91 है तब ये एग्जीक्यूट होगा। पर यहाँ पे लिखा गया है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा या फिर 90 होगा तब इफ़ स्टेटमेंट काम पे लग जाएगा यहाँ पे और ये प्रिंट कर देगा। पर अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो नेक्स्ट आएगा एलिफ बोल के, जो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए या फिर बनाए। एलिफ के अंदर आने के बाद सेम प्रकार से यहाँ पे स्टेटमेंट क्लैरिफाई होगा। पहले देखा जाएगा कि मार्क्स जो है मार्क्स लेस देन 90, यानी कि मार्क्स छोटा होगा 90 से। एंड कीवर्ड को हम लोग पहले ही अगले वीडियो पे देखे थे, तो एंड कीवर्ड को यहाँ पे फिर से यूज किया गया है। एंड मार्क्स कीवर्ड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो कंडीशन क्या रखा गया है? देखिए जो मार्क्स के अंदर जो वैल्यू होगा वो सिंपली बोला गया कि उसे 90 से कम होना है, पर उसे 75 से लेके 75 के ऊपर पे रहना चाहिए। कितना तक ऊपर? 90 तक होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है, दोनों ही कंडीशन, एक कंडीशन ये दो कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी यहाँ पे एलिफ ब्लॉक पे आ जाएगा कंपाइलर और उसी के अंदर जो एग्जीक्यूशन करना है लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर यहाँ पे एंड छोड़ के और दिया जाता तो यहाँ पे एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे कंपाइलर आ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट और एक स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है, यानी कि चेक किया गया है एलिफ लिख के। देखिए मार्क्स अगर छोटा होता है 75 से एंड मार्क्स अगर बड़ा या फिर समान होता है 60 से, तो 60 से लेकर 75 तक, और इसे मिडिल पे हम लोग एंड ऐड कर दिए ताकि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पे प्रिंट होगा गुड, अदरवाइज एल्स पार्ट। जैसे हम लोग बात किए थे, कोई कंडीशन चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, बस हमें प्रिंट करना है एवरेज। तो चलिए यहाँ पे पहले एक इनपुट ले लेते हैं। चलिए पहले 90 देखिए, एक बार चेक करते हैं। एक्सीलेंट, प्रिंट हो चुका है। और एक बार हम लोग प्रिंट करें। देखिए एंटर द मार्क्स, यहाँ पे अगर इनपुट आप देखेंगे एंटर द मार्क्स, बस इनपुट का काम होता है यही कि यूज़र से वैल्यू लेना, और जो वैल्यू हम लोग लेंगे पहले ही हम लोग यहाँ पे कास्टिंग कर लिए, यानी कि इंट के अंदर इंट, उसके बाद एक ओपनिंग ब्रेस यानी ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे लगाए, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, उसी के अंदर हम लोग इंट को लिखे, इनपुट को लिखे। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर किया यानी कि यूज़र के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो जाएगा किस पे? इंटीजर नंबर सिस्टम पे, और वो स्टोर हो जाएगा मार्क्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट एलिफ क्या है कि अगर 90 से छोटा होना चाहिए पर 75 यानी 75 और 75 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि 80 और यहाँ पे रन करते हैं वेरी गुड। यहाँ पे वेरी गुड हम लोग प्रिंट कर लिए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है एलिफ का और एक कि 75 से छोटा होना चाहिए पर 60 या 60 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60। देखिए गुड। और अगर आप फाइनली अगर आप 60 से भी कम आपको नंबर मिलता है तो एवरेज हो जाएगा। कैसे? 59 अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये एवरेज हो चुका है। प्रोग्रामिंग डिपेंड होता है कि आपको चाहिए कि उसी लॉजिक के आधार पे आप इसे बना सकते हैं। तो जैसे आप लॉजिक बनाएंगे उसी हिसाब से आप एक एक कीवर्ड को काम पे ला पाएंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किस कीवर्ड को लेके मुझे कहाँ पे काम करना है। नंबर 15 del। इट इज़ यूज टू डिलीट द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए ये एक वेरिएबल है 2, देन b इज इक्वल टू 4, देन प्रिंट a एंड देन प्रिंट। अगर हम इसे रन करेंगे तो a और b के वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पे। अगर हमें इसी प्रिंट के मिडिल पे अगर हमें मान लीजिए कि b के अंदर जो वैल्यू असाइन किया गया उसे हमें डिलीट करना है,
तो हम लोग यहाँ पे del कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। del किसे डिलीट करना है, b को, और हम यहाँ पे रन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है कि नेम एरर, नेम b इज़ नॉट डिफाइंड। तो ए में ए के अंदर जो वैल्यू है वो है 2, वो यहाँ पे प्रिंट आ चुका है, पर b के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि b को हम लोग यहाँ पे पहले ही डिलीट कर दिए। नेक्स्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट। द ट्राई एक्सेप्ट इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन। द एक्सेप्शन आर रन टाइम एरर्स। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलिए एक्सेप्शन यानी कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं देख लेते हैं। अगर हम चाहें कि इसी प्रोग्राम पे हमें एरर को हैंडल करना है, देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुका है नेम एरर बोल के, और अच्छा भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कुछ लाइन वगैरह में प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसे हम लोग हैंडल करेंगे ताकि हमें एरर ना मिले, हमें एक मैसेज मिल जाए छोटा सा कि ये बी जो है ना आप डिलीट कर चुके हैं, या फिर कुछ भी ऐसे एक मैसेज मिल जाए वार्निंग वाला मैसेज, पर एरर नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करना है हमें, देखिए जब भी हम ट्राई करेंगे या फिर कंपाइलर जब ट्राई करेगा बी को डिलीट करने के लिए, तब तो ऑटोमेटिकली बी डिलीट हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो इसीलिए हम बी को मान लीजिए del को, यानी डिलीट वाला जो कीवर्ड हम लोग यूज़ किए उसे हम ट्राई के बाहर रखते हैं। पर प्रॉब्लम तब भी होता है जब हम लोग उसे प्रिंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग बी को तो नहीं प्रिंट कर पाएंगे ना यहाँ पे। तो इसीलिए प्रॉब्लम जिस लाइन पे है उसे हम आइडेंटिफाई किए, अभी उसी को यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि अगर ट्राई कीजिए इसे, अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कि सॉरी, और यहाँ पे एरर प्रिंट कर दीजिए बस, और कुछ भी मैसेज जो है आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नेम एरर, नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड, जो कंपाइलर के द्वारा, सॉरी इंटरप्रेटर के द्वारा जो यहाँ पे लिखा गया है, जो कोड के बारे में, एरर के बारे में जो जानकारी दे सकते थे वो यहाँ पे दिया गया है। अगर हम इसे रन करेंगे फिर देखिए यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है 2, ऊपर पे और कुछ नहीं है। देखिए आंसर पहले प्रिंट हुआ है ए, उसके बाद कंपाइलर सॉरी इंटरप्रेटर आया यहाँ पे, देखिए कि भाई यहाँ पे बी तो डिक्लेयर किया गया था पर बी को यहाँ पे डिलीट करने के लिए बोला गया है। चलिए हम बी को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट कंपाइलर को बोला गया है कि आप ट्राई कीजिए। कंपाइलर ने देखा कि हमें ट्राई करने के लिए बोला गया है, क्या ट्राई करना है, हमें बी को प्रिंट करना है। तो वो देखा कि भाई मेरे पास तो बी था, पहले डिलीट कर दिया, या फिर अभी तक कुछ नहीं है, क्या किए क्या नहीं किए वो बाद में देखेंगे, पर बी बोल के कोई वेरिएबल ही नहीं है अभी, तो छोड़िए एक एरर है। पर अगर ट्राई के अंदर लिखा गया है तब हमें एक्सेप्ट पे जाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है वहाँ पे क्या किया गया है, या फिर वहाँ पे कौन सा सिंटैक्स है जो हमें एग्जीक्यूट करना है। वहाँ पे आया एक्सेप्ट के अंदर और वहाँ पे देखा गया कि प्रिंट पे सिर्फ हमें एरर को प्रिंट करना है ताकि यूज़र को पता चले कि भाई प्रिंट हो चुका है, सॉरी एरर हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं एज अ कीवर्ड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड को देख लेते हैं। Number 17, raise. The raise keyword is used to throw the exception forcefully. Consider the following example. चलिए forcefully किसी जगह पे अगर हमें exception को यूज़ करना है या फिर एक्सेप्ट, यानी भी मान लीजिए कोई भी एक स्टेटमेंट है वो ठीक है, ठीक ठाक ही चल रहा है, पर वहाँ पे हमें फोर्सफुली गलत बताना है, तब हमें raise को एक यूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ पे raise को डिक्लेयर किया गया है, raise कीवर्ड को पहले एक वेरिएबल बनाया गया है जिसके अंदर 5 वैल्यू के असाइन किया गया है, विच इज़ द इंटीजर वैल्यू है। देन इफ कीवर्ड को यूज़ किया गया है, उसके अंदर यहाँ पे चेक किया गया है कि ए अगर बड़ा होगा नंबर 2 से, क्या ए बड़ा है 2 से, हाँ ए इज़ ग्रेटर देन 2 है, मतलब कि कंडीशन यहाँ पे ठीक है, पर हमें यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट करना है। तो अगर हम पहले चेक करते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे ठीक है, लॉजिक को पहले क्लियर करने से पहले उसे एक एक लाइन लिख के हमें चेक करना पड़ता है ताकि लॉजिक जो है ना वो कंक्रीट बन जाए हमारे दिमाग में और उसे लेके हम आगे और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएँ। तो चलिए कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है हम इसे प्रिंट करते हैं या फिर कुछ भी करके यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। मैंने छोटा सा एक प्रिंट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर जो कंडीशन वहाँ पे दिया गया है अगर वो ट्रू होगा तो इफ़ कंडीशन के अंदर ही जो ब्लॉक्स या फिर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत होगा तो इफ़ कंडीशन के अंदर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मानिए कि ओके, अभी हम इसे रन करेंगे। नहीं देखिए यहाँ पे ओके आ चुका है,
पर अगर हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे अनकमेंट करेंगे, अभी अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे एरर एक्सेप्शन थ्रो हो चुका है। फाइनली कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड नो मैटर द एल्स ब्लॉक रेजेस एन एरर और नॉट। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। चलिए देख लेते हैं फाइनली कीवर्ड को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। पहले जब हमने ट्राई और एक्सेप्ट को ट्राई किए थे, यानी कि लिखे थे, उसी टाइम चाहते तो हम लोग फाइनली कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते थे, पर हमें ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली को फिर से करना था ताकि हम थोड़ा डिफरेंट कोडिंग से उसे समझ पाए। देखिए फाइनली को तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फाइनली को डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, a इजिकल टू 0 एंड देन b इजिकल टू 5, देन c इजिकल टू यहाँ पे दिया गया है कि b डिवाइडेड बाई a, और उसे ट्राई के अंदर रखा गया है। तो ट्राई किया जा रहा है यहाँ पे कि आप 0 के द्वारा डिवाइड कीजिए किसी को। यहाँ पे प्रिंट करना है हमें। चलिए पहले प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिविजन बाई 0 यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एरर को कैसे हैंडल किया गया है यहाँ पे। देखिए अगर हम लोग इसी लाइन को यहाँ से इसको कंट्रोल C करते हैं और इसे कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे इसे हम कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे इसे डायरेक्ट यहाँ पे लेके आना है क्योंकि देखिए ये ट्राई के अंदर था, इसीलिए यहाँ पे था, एक स्पेस छाड़ा गया था यहाँ पे, पर यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन पे लिखेंगे, एक स्ट्रक्चरल वे पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए इसके रन कराते हैं। देखिए क्या आया है, एरर आ चुका है, 0 डिवीजन एरर, यानी कि हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि 0 के द्वारा डिवाइड करने के लिए, पर 0 से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन तो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट आ चुका है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेटर पे अगर हम जाए, देखिए कैलकुलेटर पे आगे हमें 5, यहाँ पे क्या था वेरिएबल पे, देखिए आप 5 था, तो हमें डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाई 0 कैन नॉट डिवाइड बाई 0। बस यही जो एरर है, इसी एरर को यहाँ पे हैंडल किया गया है। यहाँ से क्लियर कर लेंगे और ट्राई एक्सेप्ट फाइनली जो कीवर्ड है, इस ब्लॉक को हम लोग अनकमेंट करेंगे क्योंकि डिवीजन बाय 0 नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसे, हमें पता है कि नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा या फिर प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। जब भी हमें कुछ ऐसा लॉजिक मिलता है जिसको लेके हमें एक ट्राई करने का जगह चाहिए, तो इसीलिए हम लोग उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं और एक्सेप्शन देते हैं कि प्रिंट करना है ई को। देखिए एक्सेप्शन के यहाँ पे और एक तरीका होता है, जैसे कि देखिए एक्सेप्ट देन एक्सेप्शन, ये एक एरर हैंडलिंग प्रोसेस है। एज कीवर्ड हम लोग यूज़ किए, तो क्या एक्सेप्शन के अंदर जो एरर मैसेज आएगा, जैसे कि ये जो एरर मैसेज है ना, ये जो मैसेज है वो एज अ ई हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, और उसी ई को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो एरर मैसेज जो है वो मुझे मिल जाएगा और उसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। देखिए फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अगर हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग यहाँ पे 10, सिंपल सा वैल्यू देते हैं ताकि कंपाइलर को ज़्यादा ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए। देखिए ट्राई भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पे ट्राई भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तब ट्राई को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेप्ट पे आया, एक्सेप्ट पे दिखाया गया कि नहीं ट्राई तो हो चुका है, तो एक्सेप्ट कर यहाँ पे मुझे इसको लेके काम नहीं करना है। इंटरप्रेटर आ चुका है यहाँ पे फाइनली पे आ चुका है इंटरप्रेटर, और डायरेक्टली फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इसे प्रिंट कर देगा। तो इसी प्रकार से हम लोग फाइनली, ट्राई, एक्सेप्ट एक ही साथ एक ही ब्लॉक के अंदर हमें इसे डिक्लेयर करना है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपको बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है लॉजिक के साथ कि लॉजिक क्या है। हमें पहले ट्राई करना है, अगर उसमें से एरर आएगा तो उसे भी हमें हैंडल करना है, यानी कि इस एरर को यहाँ पे प्रिंट करना है एक्सेप्ट करके। बाद में अगर हमें फाइनली चाहिए, जो कोडिंग हम कर रहे हैं या फिर जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, उसी प्रोग्राम के आधार पे अगर हमें फाइनली कीवर्ड को यूज़ करना है, तभी हम लोग उसे यूज़ करेंगे और इसी प्रकार से हम उसे यूज़ कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड क्या है देख लेते हैं। देखिए काफ़ी टाइम पहले से या फिर अभी तक भी हम लोग फॉर और व्हाइल लूप के बारे में बात किए जा रहे हैं। व्हाइल लूप को तो हम लोग काफ़ी बार यूज़ भी किए हैं, पर फॉर लूप को अभी तक यूज़ नहीं किए शायद। बोथ कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर
इटरेशन मीन्स क्या होता है कि लूप को घुमाना, जैसे तो ना शॉर्ट में अगर हम बोलें कि लूप को घुमाने, एक एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, क्लैरिफाई करना, एक एक वैल्यू को लेके घूमना, उसे हम इटरेशन बोलते हैं। द फॉर कीवर्ड इज यूज्ड टू इटरेट ओवर द सीक्वेंसेस, अ लिस्ट, अ टपल, अ डिक्शनरी, अ स्ट्रिंग। जैसे भी ऐसे कुछ सीक्वेंस टाइप का अगर मुझे कीवर्ड डेटा टाइप मिल गया, उसी को लेके हम फॉर को यूज़ कर सकते हैं ताकि लूप घुमा घुमा के हम लोग एक एक वैल्यू को वहाँ से निकाल सके। देखिए पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। पहले एक लिस्ट डिक्लेयर किया गया है, जो वहाँ पे था उसी कोडिंग को हम लोग यहाँ पे लिख के आए। देखिए लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है। फॉर आई इन लिस्ट, यानी कि इस स्टेटमेंट को, फॉर लूप को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। देखिए समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वैल्यू है। हम फॉर लूप के जरिए से कंपाइलर को ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फॉर लूप के जरिए से बोलते, देखिए आप लिस्ट पे जाइए, लिस्ट में जाने के लिए पहले जो आपको नंबर मिलता है या फिर जो वैल्यू मिलता है लिस्ट के अंदर, उसे आप यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है आई, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पे आप असाइन कीजिए और उसी को हमें यहाँ पे बाद में प्रिंट करना है। क्योंकि जब भी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी है, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ भी हैं, और एक वैल्यू जब मिलेगा ये यहाँ पे आएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगा, नेक्स्ट ये फॉर लूप के अंदर आएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए एक स्पेस है, यानी इंटेंडेंट है, तो प्रिंट पे आएगा और आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए एक बार लिस्ट पहले फर्स्ट हुआ है, लिस्ट घूमने के लिए फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, अभी लिस्ट के अंदर फर्स्ट क्या है, कंपाइलर इसी तरीके से काम करता है। पहले है 1, तो पहले फॉर लूप क्या करेगा, 1 के अंदर आई के अंदर 1 को असाइन करेगा, देन प्रिंट करेगा आई को। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाएगा कि लिस्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट है 2 को यहाँ पे असाइन किया जाएगा, देन 2 को अगेन प्रिंट किया जाएगा लाइन बाय लाइन। देखिए यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो जब तक लिस्ट में कुछ डेटा है तब तक ये प्रिंट होता ही रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाइल लूप। देखिए कंडीशन क्या है कि जब तक ये नहीं छोटा हो जाता 5 से, और 5 से छोटा मतलब 4 होना है ए को, तब तक हमें प्रिंट करना है। तब हमें व्हाइल लूप के अंदर पहले तो जाना है। हम लोग कंपाइलर अंदर आ गया, स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, क्योंकि अभी देखिए ए जो है वो अभी 5 से छोटा ही है, 0 है, तो उसे घूमना ही पड़ेगा। तो पहले वो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट पे आएगा, नेक्स्ट जो लाइन है वो ए को प्रिंट करेगा। ए के वैल्यू क्या है, अभी तक 0 है, तो 0 यहाँ पे प्रिंट होगा। उसी के बाद वाला लाइन पे आप देखेंगे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि a इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि आप इंक्रीमेंट कीजिए 1 बाई 1 प्लस ऐड को 1 ऐड कीजिए। यानी अगर हम लोग चाहें कि 2 2 करके ऐड करना है तो हमें यहाँ 2 3 5 जो भी लगाना है हम लगा सकते हैं, पर हमें यहाँ पे एक एक करके इंक्रीमेंट चाहिए। तो a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a के अंदर क्या वैल्यू है यहाँ पे 0, सो a अभी तक यहाँ 0 है, इक्वल टू a यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि 1। नेक्स्ट टाइम जब भी लूप घूमेगा a के अंदर जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिंट होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका है, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, देखेंगे कि यहाँ पे a कंपाइलर के द्वारा देखा जाएगा कि a के अंदर अभी क्या है 1 है, देन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a के जो अंदर वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तक 4 नहीं होता तब तक लूप घूमते ही रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे रन करेंगे 1 2 3 4 आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल लगा देंगे कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब क्या होगा 5 बार ही घूमेगा। यहाँ पे देखिए 5 टाइम यहाँ पे घूम चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग व्हाइल और फॉर लूप को यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड क्या है देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपोर्ट को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए इंपोर्ट, देखिए इंपोर्ट यानी कि एक ऑलरेडी लिखा हुआ लाइब्रेरी कहीं ना कहीं पे तो है, जिसे हमें बस ऐड करना है और उसे लेके हमें काम करना है। देन हम लिखेंगे os डॉट, यहाँ पे आप देख पाएंगे इतना सारे यहाँ पे फंक्शन से हम लेके काम कर सकते हैं, पर अभी हमें लिखना है कि गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमें बस जानना है कि कौन सा डायरेक्टरी पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे पाथ बोल के एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए और उसी के अंदर इस फंक्शन से जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा।
अगर हमें वैल्यू को चेक करना है तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट एंड देन पाथ। अब अगर हम इसे रन करते हैं यहाँ पे देखिए यह इसी जगह पे अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पाथ है जहाँ पे अभी ये कोड है, या फिर ये जो फाइल keyword.py है, ये फाइल जहाँ पे एग्जिस्ट है अभी वो इसी जगह पे है। वेस जो लाइब्रेरी है ऑलरेडी प्री रिटन, उसी लाइब्रेरी का तरफ जाने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना है और माउस से यहाँ पे आना है और क्लिक करना है। देखिए वेस.py यानी कि वेस जो प्री रिटन लाइब्रेरी हम लोग बोलते हैं ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, तो उसे हम लोग चेक कर पाएंगे कि उसके अंदर कैसे कोडिंग किया गया है और क्या क्या लिखा गया है। हम चाहें तो वहाँ पे जाके एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इंपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं और आगे जाके हम लोग इस लाइब्रेरी को लेके बात करेंगे। तो पता नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और कीवर्ड्स रह गए हैं लिस्ट पे, उस कीवर्ड्स को लेके हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।